नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल रिफॉर्म्स पे। फिजिकल रिफॉर्म्स का मैंने मतलब आपको बताया था टैक्स रिफॉर्म्स होता है। ठीक है, तो टैक्स के सेक्टर में हमने जो जो सुधार किए वो सारे सुधार मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका था। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल सुधार से, या एक्सटर्नल रिफॉर्म्स की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। ठीक है, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स का मतलब होता है ट्रेड से रिलेटेड रिफॉर्म्स। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड रिफॉर्म्स या व्यापार को सुगम बनाने के लिए, ट्रेड को कन्वीनियंट बनाने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए जो जो कदम सरकार ने उठाए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो जो कदम सरकार ने उठाए, वो सारे कदम किस में आते हैं? आपके एक्सटर्नल रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं एक्सटर्नल रिफॉर्म्स पे। देखिए पहला रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में किया एक्सटर्नल रिफॉर्म, वो था डिवैल्यू इंडियन करेंसी was devaluated by 19% on 1st and 3rd जुलाई। ठीक है, कि हमने अपनी कंट्री की करेंसी को 19% दो बार में, 1 जुलाई और 3 जुलाई ऑफ 1991, दो बार में मिला करके हमने हमारी करेंसी को 19% डिवैल्यूएट कर दिया। डिवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जानबूझ करके गिरा देना एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। ठीक है, कि जब किसी कंट्री की सरकार और उसका सेंट्रल बैंक, ठीक है, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को इंटेंशनली डिक्रीज कर देते हैं एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत ने 19% अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसीज। अब आपको ये लग रहा होगा भाई ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए डिवैल्यूएशन से होता ये है कि सरकार सरकार की बात नहीं कर रहे, डिवैल्यूएशन से होता ये है कि आपके इंपोर्ट्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब डोमेस्टिक करेंसी में आपको इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा और आपके एक्सपोर्ट्स जो हो जाते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो इंपोर्ट्स की डिमांड कम होती है और फॉरेन इकोनॉमी के अंदर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। तो इससे इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी तो इंक्रीज होता है और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है? डिक्रीज होता है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने क्या किया? 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991, 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991, दो बार में मिला के हमारी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया? 19% डेप्रिशिएट कर दिया। ठीक है, ये पहला सुधार था। ठीक है, अब हम दूसरा सुधार लाते हैं, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी in current account of बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दो, और यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि जो एड्स, ग्रांट्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं करंट अकाउंट में आती हैं। तो बेसिकली ये जो सुधार था ये करंट अकाउंट को ठीक करने के लिए था। एक्चुअली क्या था, पहले 1991 से पहले जो भी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में बदली जाती थी वो कंपलसरी था कि आरबीआई के थ्रू ही बदली जाएगी। डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में या फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में बदलने के दो सोर्स होते हैं, या तो हम आरबीआई से बदलें या इंटरनेशनल मनी मार्केट से बदलवाया जाए। तो एक्चुअली पहले कंपल्सन ये था कि आरबीआई से ही इसको चेंज किया जाना है, तो आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट से थोड़ा सा ऊपर लेता था, जिसका नुकसान ट्रेडर्स को होता था। तो एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी जिसका नाम था तारापुर कमेटी। इस तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली
1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करंट अकाउंट पे, करंट अकाउंट यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करती। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब अब जो फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में बदलना है या डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलना है, उसका कुछ परसेंट तो आप आरबीआई से बदलवा सकते हो और कुछ परसेंट आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल मनी मार्केट से बदला सकते हो। तो इससे ट्रेडर्स को थोड़ा सा फायदा हुआ, ठीक है। लेटर ऑन स्टेजेस में जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करंट अकाउंट पर तो परफेक्ट कन्वर्टेबिलिटी अप्लाई कर दी और कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स आती हैं उन पे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी सरकार ला चुकी है। अभी मैं करंट में बात करूं तो करंट अकाउंट पे परफेक्ट कन्वर्टेबिलिटी है और कैपिटल अकाउंट पे आपकी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अप्लाई है। तो दूसरा सुधार रहा फॉरेन करेंसी के कन्वर्जन से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा सुधार दैट वाज रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। ये मैं आपको पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज पर द प्रायोरिटी ऑफ द सेक्टर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को लगाने की स्वतंत्रता फॉरेन कंपनियों को इंडिया में देती, ठीक है। इससे हमारी क्या हुई, इन्वेस्टमेंट का फ्लो आपकी इकोनॉमी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो तीसरा सुधार हम मानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अलाउ सरकार ने हमें कर दिया, यानी कि इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 5 स्लैब्स बनाए गए थे, 26%, 49%, सॉरी 4 स्लैब थे, 51%, 74% और 26, 49, 51, 74% एंड 100%, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी के कंसर्न में, उनमें कम इन्वेस्टमेंट रखा गया, कम इन्वेस्टमेंट अलाउ किया। जो गैर जरूरी सामग्रियां थी जैसे कंज्यूमर गुड्स वगैरह होती हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स क्या रखी गई, ज्यादा रखी गई, ठीक है। तो तीसरा सुधार जो हमारा था दैट वाज रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, सरकार ने लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बनानी स्टार्ट करी। मैं अब 5 साल के लिए ट्रेड पॉलिसी बनती है हमारे यहां पे अभी, ठीक है। अभी जो करंट में चल रही है 16 से 21 चल रही है। इसमें जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, उनको एज पॉसिबल एज या तो रिमूव किया गया और या तो रिमूव कर दिया गया या कम किया गया, ठीक है, रिमूव्ड और रिलैक्स्ड, ठीक है। कि जितने जैसे टैरिफ बैरियर्स थे या नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, इन सारे बैरियर्स को या तो हटाया गया या उनको कम किया गया ताकि ट्रेड को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, ट्रेड को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अगला मामला था ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड। तो ट्रेड पॉलिसी को एक तो लॉन्ग टर्म बनाया गया, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाएगी। दूसरी बात ये कि ट्रेड पॉलिसी के थ्रू जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ट्रेड में थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को या तो रिमूव करो या फिर उनको क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि ट्रेड को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो नेक्स्ट जो आपका मामला था दैट वाज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। अगली बात, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions on imports, ठीक है। अगला मामला आता है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स पे। देखिए 1991 से पहले क्या होता था
कि हमें गुड्स का इंपोर्ट करना है या और किसी चीज का इंपोर्ट करना है, तो हमें गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होती थी। गवर्नमेंट जब हमें इंपोर्ट परमिट करती थी तभी हम उस कमोडिटी का इंपोर्ट कर सकते थे, अदरवाइज इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट restrictions were removed on all goods except a negative list of imports। ठीक है, ऐसी गुड्स जो स्ट्रैटेजिकली या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, उन गुड्स को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारी गुड्स के लिए सरकार ने क्या कर दिया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। ठीक है, अब आप फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दोज गुड्स के जिनको सरकार ने क्या किया, अपनी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर रखा था। नेगेटिव लिस्ट का मतलब कि एक लिस्ट बनाई गई गुड्स की जो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, उन गुड्स के इंपोर्ट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी किसी गुड के इंपोर्ट के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट काम हुआ आपका किससे रिलेटेड था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के रिमूवल से रिलेटेड था ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इंपोर्ट्स पर से हमने बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शंस क्या किए, कम कर दी। ठीक है, तो ये हमारा अगला सुधार है, दैट इज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, चलिए हम अगली बात करते हैं। Import of technology and capital goods was allowed freely। ठीक है, पहले यहां भी गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी कि अगर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हो या आप कोई कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो, तब भी आपको गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन दैट केस फिर क्या बात हो गई, सरकार ने क्या कहा कि भाई इनको भी हमें फ्री करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे रिस्ट्रिक्शंस सरकार ने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब आप बिना किसी हेडेक टेंशन के कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं और आपके टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सुधार हमारा किससे रिलेटेड था, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट अगला मामला, इंट्रोडक्शन ऑफ सेज एक्ट। ठीक है, इस सेज को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई जिसका नाम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, जिसको 2000 में लाया गया था और 2006 में इसको अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नया रेवोल्यूशन था सरकार का कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए। इस इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई जाएंगी उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्या किया जाएगा, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके और कंट्री में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके।
अब इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे कि भाई सब्सिडाइज रेट्स पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा दी जाएगी, सब्सिडाइज रेट्स पे आपको लैंड दे दी जाएगी, आपको टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा। तो इस तरह के अट्रैक्टिव प्रोविजंस इस सेज में रखे गए। ठीक है, आप देखते हैं कि आजकल जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, उनके बाहर सब जगह पर मोटा मोटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं जिनमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो सेज पॉलिसी भी एक्सटर्नल रिफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बात आगे बढ़ाई। ठीक है, तो नेक्स्ट मामला है आपका सेज पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, तो छठा नेक्स्ट सुधार जो था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेज एक्ट। इसके बाद दो रिफॉर्म्स मैं पहले बता चुका हूं लेकिन वो यहां पे भी बताने जरूरी हैं। टैरिफ रेट्स हैव बीन reduced from 126% to 10%, have been reduced। यहां पे एक वर्ड और यूज कर रहा हूं मैं, ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। ठीक है, ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, टैरिफ रेट्स वर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 126% टू 10%। धीरे धीरे टैरिफ रेट्स को 126% से डिक्रीज करके कहां तक लाया गया, 10% तक लाया गया। ठीक है, ये अगला सुधार था हमारा, किससे रिलेटेड, एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट was replaced by foreign exchange मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को सरकार ने रिप्लेस किसके साथ कर दिया, इसको तो खत्म कर दिया और इसकी जगह सरकार दूसरा एक्ट कौन सा ले आई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों रिफॉर्म्स में आपको एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में बता चुका हूं, एक टैक्स रिफॉर्म्स में बता चुका हूं, लेकिन ये दोनों ही रिफॉर्म्स ट्रेड से रिलेटेड हैं। चूंकि वो टैक्स से रिलेटेड भी और ट्रेड से रिलेटेड भी है तो हमें ट्रेड में भी इसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये दो रिफॉर्म्स आपके और हुए। वन, टैरिफ रेट्स को रिड्यूस किया गया 126% से 10%, और अगली बात हम करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुधार थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए, किस सेक्टर में, एक्सटर्नल सेक्टर में या ट्रेड के सेक्टर में। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स पे और फिर हम चले जाएंगे प्राइवेटाइजेशन पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।